नमस्कार विद्यार्थियों, मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता मृत्युंजय खींची आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आधुनिक भारत का इतिहास और उसमें हम पानीपत के युद्ध की बात कर रहे थे और विशेष बात यह है कि हमने इससे संबंधित पहले 2 या 3 वीडियो बनाए हैं। आज हम पानीपत के युद्ध जो है उसकी पूरी समीक्षा करते हैं। और विद्यार्थियों, ये आपके 3rd ईयर के जो सिलेबस उसमें शायद पहला ही टॉपिक दिया हुआ है। पानीपत का युद्ध जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हो रहा है। और इसके कारणों की समीक्षा करते हैं तो ये देखते हैं कि मुग़ल साम्राज्य के पतन से उत्तर भारत में शक्ति शून्य हो गई। हमने पिछले वीडियो में मुग़ल साम्राज्य के पतन और उत्तरवर्ती मुग़ल शासकों की बात की है। विद्यार्थियों, जब हम नेक्स्ट वीडियो में इन सब की बात कर रहे हैं तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप जो है वो पिछला जितना भी पढ़ाया हुआ है वह आप नोट्स के रूप में अपने सामने रखकर बैठें। तो उससे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब तक आप पुराना याद नहीं करोगे नया वाला आपको समझ में नहीं आएगा। तो मुग़ल साम्राज्य के पतन में मुग़लों के पतन, जो उत्तरवर्ती मुग़ल शासक है उनका पतन हमने पिछले वीडियो में बताया है, वह आपके सामने रखा हुआ होगा। दूसरा, नादिर शाह का उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली भारत को लूटना चाह रहा था। ये भी बात हम कर चुके कि 1739 में नादिर शाह जो है उसने आक्रमण किया और इस आक्रमणकारी के अब जो है उत्तराधिकारी के रूप में अहमद शाह अब्दाली भी भारत को लूट कर यहाँ से अत्यधिक धन लाभ लेना चाह रहा था। तीसरा मुख्य कारण ये माना गया है कि हिंदूपद पातशाही से प्रेरित मराठा दिल्ली पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। इसके बाद में कल हमने वीडियो में ये देखा था कि उत्तरवर्ती मुग़ल शासकों में जो बहादुर शाह, जहादार शाह, फ़र्रुख शेर और अहमद शाह, इनकी हमने बात की थी और हमने ये कहा था कि फ़र्रुख शेर के द्वारा मराठों को जो है वो चौथ और सरदेशमुखी देने का, वसूल करने का अधिकार दिया गया। इसके अलावा हमने ये भी बात की थी कि फ़र्रुख शेर ने अंग्रेज़ों को भी जो है बिना सीमा शुल्क के व्यापार करने की परमिशन दी थी। आज आपके सामने हम लिख रहे हैं कि अहमद शाह अब्दाली जो भारत में आक्रमण कर रहा है, तो भारत की स्थिति ये देखेंगे, जो आप जो आपके सामने मैप बनाया हुआ है उससे देख पाएंगे कि पाकिस्तान, यह अफ़गानिस्तान, यहाँ जो है अफ़गानी आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली भारत में प्रवेश कर रहा है और मराठों की ओर से जो है वो पेशवा सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव जो है इनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। और मराठे जो हैं वह उत्तर भारत में बढ़कर और इसको हरियाणा में जगह है पानीपत, जहाँ पहले भी 2 युद्ध हो चुके हैं, वहाँ पर इसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। ये जगह यहाँ है। विद्यार्थियों, अब आपके सामने जो है प्रश्न यह आएगा कि मराठे जो हैं वह मुग़लों की मौजूदगी के बावजूद भी जो है क्यों संघर्ष कर रहे हैं। तो आप इधर देखेंगे, आपके सामने मैंने अवध के जो नवाब है, एक बार पहले भी मैंने वीडियो में जो है इनकी तिथिक्रम लिखा था और आज पुनः लिख रहे हैं कि 1722 में स्वतंत्र राज्य की स्थापना शहादत खां या बुरहान मुल्क ने की है, अवध की। और इसके बाद में सफदरजंग, शुजाउद्दौला, अशफाकउद्दौला, शहादत अली, नासिरुद्दीन, मोहम्मद अली, अमजद अली और वाजिद शाह जो हैं ये है अवध की गद्दी पर बैठे। और इसके लिए मैंने पहले भी कहा था कि वाजिद शाह जो हैं ये अंतिम अवध का नवाब रहा है। यहाँ देखेंगे कि 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण नादिर शाह ने आक्रमण किया था और शहादत खां से 20 करोड़ रुपए की मांग की थी। न दे सकने के चलते जो है वो शहादत खां ने जो है आत्महत्या कर ली थी। इस शहादत खां के बाद में सफदरजंग जो है वह अवध के नवाब बने। सफदरजंग ने 1752 में नवाब वजीद जो है सफदरजंग ने पंजाब, सिंध और दोआब के क्षेत्र में चौथ वसूल करने का अधिकार जो है वह मराठों को दिया। तो आप यह देखेंगे कि अवध का जो नवाब है सफदरजंग, ये पंजाब, यहाँ देखिए ये वाला हिस्सा पंजाब है, इसको हम नक्शे में दिखा देते हैं। पंजाब, इसके अलावा सिंध,
जो हिस्सा आधा पाकिस्तान में लग रहा है और आधा पंजाब के रूप में भारत में है, इस एरिया को सिंध कहते हैं। और इसके अलावा दोआब, तो यह वाला जो एरिया है जिसकी सीमा राजस्थान की भी लग रही है, और इस एरिया को हम उत्तर प्रदेश कह रहे हैं। यह एरिया जो है वह इसका कुछ स्थान जो है वो दोआब के नाम से भी जाना गया है। दोआब का मतलब जहाँ पर दो नदियाँ बहती हों। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर दो नदियाँ गंगा और यमुना बह रही हैं, इसीलिए इसको दोआब का क्षेत्र कहते हैं। पंजाब का मतलब जहाँ पर 5 नदियाँ बह रही हो, आब का मतलब जल। तो सफदरजंग जो है वह मराठों को पंजाब, सिंध और दोआब के क्षेत्र में चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने का जो है अधिकार दे रहा है, और इसके बदले में मुगल साम्राज्य के आंतरिक और बाह्य जो है वो सुरक्षा करने का जो है वह यहाँ पर एक शर्त भी रखी है। तो विद्यार्थियों, मुगल बादशाह जो है वो आंतरिक झगड़े में उलझे हुए हैं, और इस आंतरिक झगड़े के चलते जो है वह साम्राज्य में शासन करने में समर्थ नहीं है, एक आक्रमणकारी को रोकने में समर्थ नहीं है। नवोदित जो सत्ता है जो अभी वो भी उभरी है, जिनमें मराठा शामिल हैं, और हमने पिछले वीडियो में देखा था कि मराठों की ओर से शाहू जो है वो कर टैक्स वसूल करने का अधिकार ले लेता है, और इसके चलते जो है वह बालाजी विश्वनाथ पेशवा से एक संधि भी करता है, जिसे दिल्ली की संधि के नाम से जाना गया। ये पिछले वीडियो में मैंने इसकी चर्चा की थी। इधर जो है तो अब मराठों और पेशवाओं को जो है वो टैक्स वसूल करने की परमिशन मिल गई है। तो इसमें मुगलों की ओर से इन्होंने जो है यह टैक्स के बदले इनकी सुरक्षा करने का वचन दिया है। तो इसके चलते जो है जब अहमद शाह अब्दाली पंजाब पर आक्रमण करके, क्योंकि देखिए कोई भी आक्रमणकारी अंग्रेजों से पहले जो आए हैं वह हिंदू कुश पर्वत यानी अफगानिस्तान फिर पाकिस्तान होते हुए भारत में प्रवेश किए हैं। तो इनका भारत के अंदर प्रवेश हुआ वह अफगानिस्तान, पाकिस्तान और फिर सिंध क्षेत्र से होते हुए पंजाब और फिर दिल्ली की ओर ये बढ़े हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले 1757 में अब्दाली ने नजीबुद्दौला को दिल्ली के मीर बख्शी के रूप में छोड़ दिया। ठीक है, तो दिल्ली का मीर बख्शी जो है वो नजीबुद्दौला को बना दिया, यहाँ पे एक सेना का पद है। और 1758 में रघुनाथ राव जो मराठा सरदार है वह पंजाब की ओर बढ़ा और अब्दाली के पुत्र तैमूर को पंजाब से निकाल दिया। तो यहाँ पर जब 57 में अब्दाली ने अपना जो है एक सेनापति जो है पंजाब पर और दिल्ली पर नियुक्त किया, इसको अब्दाली की सत्ता को जो है चैलेंज कर रहा है रघुनाथ राव, और तैमूर को जो है वो पंजाब से निकाल रहा है। अब मराठों ने अदीना बेग को 75 लाख रुपए के बदले पंजाब का गवर्नर नियुक्त कर दिया। तो मराठे अब जो है पंजाब पर अपना सेनापति नियुक्त कर रहे हैं। तो अब जो है इनके अब्दाली और मराठों के बीच में संघर्ष जो है होना लगभग तय हो जाता है। तो विद्यार्थियों, अगर इसका मूल कारण अगर बात करते हैं तो ये कारण जो है जो आपके सामने हमने लिखे हैं यह भी है, और एक कारण रघुनाथ राव की अटक तक मराठा प्रभाव बढ़ाने की लालसा भी मानी गई है, जिसका जिक्र हमने किया है। तो इस युद्ध में जो है अहमद शाह अब्दाली, इधर देखेंगे, अहमद शाह अब्दाली जो है वह शुजाउद्दौला अवध के नवाब के साथ में और हाफिज रहमत खां जो रुहेला सरदार है इसके साथ में जो है वह युद्ध लड़ रहा है। और ये युद्ध जो है वो लगभग 7 युद्ध हैं जिनको हम पानीपत के युद्ध के नाम पानीपत तृतीय के युद्ध के नाम से जानते हैं। इसमें सबसे पहले साबाजी और दत्ताजी जो है वह इसको रोकने का प्रयास करते हैं और असफल हो जाते हैं। इसके बाद में जनकोजी सिंधिया और मल्हार राव इनको रोकने का प्रयास करते हैं और यहाँ पर इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। और अंत में जो है वो पेशवाओं की ओर से सदाशिवराव भाऊ जो बाजीराव प्रथम के छोटे भाई चिमनाजी का पुत्र है, सदाशिवराव भाऊ जो है वो बाजीराव प्रथम के छोटे भाई चिमनाजी का पुत्र है। और विश्वास राव
जो कि बालाजी बाजीराव का पुत्र है, दोनों मिलकर जो है वह अहमद शाह अब्दाली को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास में मराठे जो हैं वह इब्राहिम गारदी के नेतृत्व तोपखाने के नेतृत्व में संघर्ष कर रहे हैं और जो है लगभग 14 जनवरी 1761 में 9 बजे प्रातः मराठे जो है वो आक्रमण करते हैं और मल्हाराव युद्ध जो होलकर है वह इस युद्ध से भाग खड़ा होता है। युद्ध में मराठे जो हैं वो बुरी तरह जो है पराजित होते हैं। विश्वासराव, सदाशिवराव भाऊ, जसवंतराव पवार, तुकोजी होलकर और जनकोजी सिंधिया आदि लगभग करीब 28,000 मराठे जो इस युद्ध में मारे जाते हैं। और 1761 पर आक्रमण जो है अहमद शाह अब्दाली का भारत में जो 5वां आक्रमण है, यह आक्रमण जो है वो अहमद शाह अब्दाली विजित कर लेता है। इसमें 1764 और 1767 जो आक्रमण है ये सिखों के विरुद्ध करता है और इसे भी सिखों को कुचलने में जो है वह असफल होता है। तो इस प्रकार जो है वो पानीपत के युद्ध में मराठों को जो है वह बुरी तरह से पराजित कर देता है अहमद शाह अब्दाली। और इस युद्ध की पराजय को बालाजी विश्वनाथ जो कि इस समय पेशवा हैं ये सहन नहीं करते हैं और सहन नहीं कर पाने के चलते इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इतिहासकार जदुनाथ सरकार जो है वह यहाँ पर एक बात लिख रहे हैं कि महाराष्ट्र में संभवतः ऐसा कोई परिवार नहीं था जिसने कोई सगा या संबंधी नहीं खोया हो और परिवारों का सर्वनाश इस युद्ध से हो गया। इस युद्ध में जो है एक इतिहासकार यह कह रहे हैं कि 2 मोती विलीन हो गए, 22 सोने की मोहरें विलुप्त हो गई और चांदी और तांबे की तो गणना ही नहीं की जा सकती है कि कितने ही रूप में इनका नुकसान हुआ है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर अगर पानीपत के युद्ध की बात करते हैं तो पानीपत का जो युद्ध है वह इतिहास में इसीलिए भी मोड़ बिंदु है, जैसा कि मैं पिछले 2 या 3 वीडियो में कहता आ रहा हूँ कि ये मोड़ बिंदु इसीलिए है क्योंकि यह निर्धारित कर रहा है कि इस युद्ध में किसकी विजय, यह निर्धारित नहीं कर रहा है कि किसकी विजय होगी, यह निर्धारित कर रहा है कि भारत पे अब कोई भी ऐसी एक शक्ति नहीं है जो विदेशी आक्रमण को रोक सके या भारत को केंद्रीकृत करके शासन चला सके। तो इस प्रकार की व्यवस्था जो है वह देखने को मिली और इसीलिए इतिहास में जो पानीपत का युद्ध है यह बहुत ही, चाहे प्रथम हो या द्वितीय हो या तृतीय हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण माने गए हैं। इस युद्ध के पश्चात जो है मराठे जो हैं वह पराजित हुए और इतिहासकार मराठों की पराजय के कारण ये बता रहे हैं कि सदाशिवराव की कूटनीति की असफलता और अब्दाली की तुलना में उसका दुर्बल नेतृत्व है। एक पहला कारण ये बता रहे हैं। दूसरा कारण बता रहे हैं कि मराठों ने गुरिल्ला युद्ध पद्धति के स्थान पर प्रत्यक्ष युद्ध किया जिसमें वह सक्षम नहीं थे। मराठों की ये विशेषता रही है कि वह हमेशा ही गुरिल्ला युद्ध पद्धति करते थे, जिस गुरिल्ला बारगीगिरी या छापामार युद्ध पद्धति जिसके तहत वह रात्रि में शत्रु सेना पर आकस्मिक आक्रमण करते और लूट लेते। इस प्रकार की युद्ध पद्धति में मराठे निपुण थे। तीसरा कारण, अब्दाली के पास मराठों से अच्छी गूढ़ सेना थी। तीसरा कारण है कि मराठों के पास जो है मराठों के पास जो गूढ़ सेना थी वह अब्दाली की गूढ़ सेना से श्रेष्ठ नहीं थी। और चौथा कारण है कि मराठों को स्थानीय शासकों जैसे राजपूत, सिखों और जाटों ने सहयोग नहीं दिया। इसीलिए जो है इतिहास में पानीपत का जो 3rd युद्ध है यह अहमद शाह अब्दाली के द्वारा जो है वह विजित कर लिया गया, जिसमें मराठों की या पेशवाओं की जो कि अभी अभी उभरी हुई एक सत्ता थी, इस सत्ता की वास्तविक स्थिति का पता चल गया। तो विद्यार्थियों आप ये देखेंगे कि मुग़ल बादशाह जो हैं वह पहले से ही कमज़ोर चल रहे थे और स्वतंत्र राज्य जो हैं उन स्वतंत्र राज्यों के अंदर जो कोई भी ऐसा जो शासक नहीं था जो साम्राज्य को केंद्रीकृत करके चला सके। और जो मराठे जो थे
जो दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत में अपना प्रभाव भी जमाना चाहते थे और साथ साथ में चौथ वसूल करके, सरदेशमुखी वसूल करके और सुरक्षा का भार भी ले रखे थे। इनके द्वारा भी ये युद्ध जो है वो विजित नहीं किया जा सका। इसके चलते जो है भारत की स्थिति स्पष्ट यह हुई कि भारत के अंदर ऐसी कोई भी शक्ति अभी नहीं मौजूद थी जो भारत को एकीकृत करके शासित कर पाए। इसीलिए विद्यार्थियों, मैंने आपको कहा था कि पानीपत के युद्ध में जो है यूँ तो बहुत से नाम जो है वो शामिल हैं, लेकिन हमने पहले ही उनकी डिटेल जो है वो लिख ली। तो अब जो है वो आपके सामने जो नाम लिखे हुए हैं, आप इनसे पहले से ही परिचित हैं। ये नाम जो है वो कहाँ से आए हैं और इस युद्ध की क्या भूमिका रही है, क्यों ये युद्ध हुआ और क्या इसके परिणाम रहे हैं, इस वीडियो में हमने जिक्र किया। उम्मीद करता हूँ कि आपने जो है वो पुराना भी पढ़ा है और नेक्स्ट भी पढ़ रहे हैं और अभी जो है साथ साथ में इसे लिख भी रहे हैं। विद्यार्थियों, लिखना बहुत आवश्यक है। तो आप जो बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है उसको अपनी कॉपी में उतार लें और इन तिथियों को और याद करें, साथ साथ में कॉन्सेप्ट को भी समझने का प्रयास करें। उम्मीद करते हैं कि आगे जो है आप इसी प्रकार जो है पढ़ते रहेंगे और अपने सहपाठियों, अपने जो साथी सहपाठी हैं उन्हें भी जो है इसका लाभ लेने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद।